सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम है सेंट्रल स्टेज और उसमें आपका सेकंड पे है द स्वैन सॉन्ग। इसमें हमने समरी किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्वेश्चन है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। देखिए बच्चों, एक लाइन का आंसर हो तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन जब 20 to 30 वर्ड्स की बात आती है तो कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आप पहले उसका जो आंसर पूछा गया है, एक लाइन में तो आंसर लगभग होता ही है कोई भी क्वेश्चन हो। अब उसके बारे में डिटेल में हम लिखेंगे थोड़ा सा। पहले 2-3 लाइन आप प्ले एंड प्ले राइट के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो सही रहेगा। और छोटे क्वेश्चंस में आप 2-3 लाइन में वो लिखें जहाँ तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात आती है। फॉर एग्जांपल, इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट सोलो परफॉर्मेंस क्या थी, जो कि अपने जो एक्टर हैं आप अपनी स्टोरी में, इन्होंने स्टेज छोड़ने से पहले एक लास्ट की सोलो परफॉर्मेंस कौन सी की थी इन्होंने। हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ओथेलो नाम से जो एक अम, एक वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उस ओथेलो की परफॉर्मेंस इन्होंने की थी। ये तो हो गया इसका सीधा सीधा आंसर। अब थोड़ा सा डिटेल में और लिखते हैं कि जो द स्वैन सॉन्ग है उसका मतलब होता है कि माना जाता है कि ये जो स्वैन सॉन्ग यानी एक जो हंस है, वो जो उम्र भर कुछ नहीं गाता, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे उसके जीवन के लास्ट मोमेंट्स होते हैं तब वो एक गाना गाता है। और इसी थीम पर हमारा ये प्ले है द स्वैन सॉन्ग। और इसमें हमारे कैरेक्टर ने लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट का इनका सोलो परफॉर्मेंस था, वो इनके कैरियर का एंड था वो। और उस एंड में जब लास्ट परफॉर्मेंस थी तो ओथेलो का जो कैरेक्टर इन्होंने रोल प्ले किया था और फिर इन्होंने अपनी लाइन्स भी बोली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कैरेक्टर हैं उनको बुरा क्यों लग रहा है, वो क्यों सैड फीलिंग आती है उनको। तो बच्चों, इसका आंसर यही था कि सारी उम्र 45 के करीब इनका कैरियर रह गया था। 23 के लगभग इन्होंने करियर स्टार्ट किया था, तो अभी लगभग 68 इयर्स के हैं। और सारी उम्र इन्होंने जिस लाइन को डेडिकेट किया, परफॉर्मेंस को किया, एक्टिंग को किया, अब वो लाइन भी इनको भूल जाती है। हर बार लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कैसे ये क्या ऑक्यूपेशन है निकिता का। इसमें जो कैरेक्टर है एक अपना, देखिए, एक होता है स्टेज पर कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं। बाय चांस कोई बीच में, अब लाइव परफॉर्मेंस है, मूवी में तो क्या होता है, रीटेक ले सकते हैं कि कोई अच्छी एक्टिंग नहीं हुई या फिर सीन अच्छा नहीं गया तो डायलॉग भूल गए तो बार बार रीटेक लिया जा सकता है। लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंस है ना, कि स्टेज पर आपकी एक्टिंग चल रही है, जैसे रामलीला है, तो इधर ऑडियंस बैठी है, तो आपके पास गलती का चांस नहीं होता है, आपको सीधे सीधे सही बेस्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। तो साइड में कुछ लोग खड़े होते हैं, वो उनके पास उनकी स्क्रिप्ट होती पूरी, और वो हेल्प करते हैं। बाय चांस कोई एक्टर अपना रोल भूल जाए, एक आधा डायलॉग भूल जाए, एक आधा वर्ड भूल जाए, तो या फिर उसको मूवमेंट कर, मान लो यहाँ से चल के यहाँ तक आना है, वो भूल जाए, तो उसको साइड में जो लोग खड़े होते हैं वो साइड का काम करते हैं। और इस प्रकार उनका रोल क्या होता है, हेल्प करना। उनको कहते क्या हैं, उनको एक प्रॉम्प्टर कहा जाता है। कि निकिता का पूरा ये जो प्रोफेशन था प्रॉम्प्टर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे वो डिस्क्राइब करता है एक्टर अपने शुरुआती उन दिनों के बारे में जब उसने ऑक्यूपेशन स्टार्ट की थी, यानी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में क्या कहता है अपना एक्टर। तो उसने शुरुआती दिनों के बारे में कहा कि लोग उसके लिए पागल हो जाते थे, और लड़कियां भी खास तौर पर उनके शोज़ देखने आती थी, और दुनिया में उनका इतना नाम था कि उनकी एक्टिंग के बल पर लोग उनके पोस्टर लेके उनके एक्टिंग देखने आते थे। यानी हर तरफ वो उनकी शान शौकत वाली ज़िंदगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कंडीशन थी जिसके जो एक हमारे जो एक्टर हैं उनके साथ एक वुमेन ने, अपर क्लास लेडी वुमेन ने क्या किया था, प्रपोजल रखा था। क्या कहा था कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। वो कंडीशन क्या थी। तो एक लाइन का आंसर है कि कंडीशन थी कि उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। अब इसकी 20 to 30 वर्ड्स में अगर आपने आंसर करना है ना, तो हम कहेंगे जब वो यंग एज में उनको एक
अपर क्लास फीमेल का प्रपोजल आता है, वेडिंग प्रपोजल, उनकी एक्टिंग देख के वो बहुत प्रभावित होती है और कहती है आई विल मैरी यू, डेफिनेटली आई लव यू, एंड इफ़ यू वांट टू मैरी मी देन यू हैव टू गिव अप विद योर प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, कि एक्टिंग के प्रोफेशन से आपको त्याग करना पड़ेगा, ये उनकी कंडीशन थी। लेकिन ऐसा करने से हमारे जो एक्टर है वो मना कर देते हैं, क्योंकि इसी एक्टिंग की वजह से वो लड़की उनको पसंद करती थी और उसको कैसे गिव अप कर सकते, जिसकी वजह से दुनिया उनकी फ़ैन है। आगे है कि कितने दिन तक वो एक्टर रहे, इसका एक लाइन का आंसर है 45 ईयर्स तक। आपने आंसर में ये न्यूमेरिक फॉर्म में 4 और 5 नहीं लिखना है, आपने शब्दों में लिखना है कि 45 ईयर्स तक उनका कैरियर रहा था। अब ये तो एक लाइन का आंसर हो गया, उसके बारे में और 20 to 30 वर्ड्स में क्या लिखना है कि यंग एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, 45 ईयर्स तक उनका कैरियर था, अभी वो 68 ईयर्स के हो गए हैं और ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी एक्टिंग को ही डेडिकेट की थी अपनी लाइफ। और इस प्ले में वो अपने लाइफ के बारे में याद कर रहे हैं। और जो लास्ट परफॉर्मेंस हुई थी उस परफॉर्मेंस में वो ओथेलो प्ले के का कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं और उस परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी विदाई दी दर्शकों ने, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। लगता है अपने एक्टर को कि जो लाइफ है उसमें जो बड़ी उम्र है कि वो अब बर्डन नहीं है, क्या किस बात ने उनको रियलाइज़ करवाया। देखिए हमारे जो एक्टर हैं उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी एक्टिंग को ही लाइफ डेडिकेट की, पूरी लाइफ एक्टिंग को डेडिकेट करने के बाद उनको लगता है कि उनकी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं, एक फैंस ही तो है उनके जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते थे, जो उनकी हर एक्टिंग को सपोर्ट करते थे और अच्छी डायलॉग डिलीवरी पर वो कुछ कमेंट करके या फिर एक एक्टिविटी होती है जैसे आप उनके लिए बुके लेकर जाओ, गुलदस्ते लेकर जाओ, उनके नाम के पोस्टर लेकर आओ, इस टाइप से प्रेज मिलती है किसी एक्टर को, तो कहते हैं मैंने अपनी पूरी लाइफ एक्टिंग को डेडिकेट कर दी तो मुझे क्या गम है। अब उन्हें दुख भी हो रहा है इस बात का कि वो एज्ड हो गए हैं और पहले जो शान शौकत वाली ज़िंदगी थी अब वो नहीं रही, अब उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। आगे है ऑडियंस ने फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा, कैसे अलविदा किया उस एक्टर को। तो बच्चों जो ऑडियंस आई थी उनको पता चला कि लास्ट परफॉर्मेंस होगी उनके फेवरेट एक्टर की, तो उन्होंने उनके नाम के बैनर्स बनवाए होंगे, उनके बुके लेकर आए होंगे, उनके नाम का एक जो प्रचार प्रसार था, उनको बेस्ट एक्टिंग वो अपनी तरफ से करना चाहते थे एक्टर और ऑडियंस भी चाहती थी अपनी तरफ से बेस्ट उनकी अलविदा हो। और जब उनका लास्ट डायलॉग डिलीवरी था उसके काफ़ी टाइम तक स्टेज खाली होने तक ऑडियंस में तालियां बजती रही और उनके नाम का एक हम कह सकते हैं कि तामझाम एक बन गया था कि वो एक्टर अभी एक्टिंग से अलविदा ले रहे हैं तो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी और उसको हमें अटेंड करना ही करना चाहिए। अब बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बड़े क्वेश्चन को क्वेश्चन लिखने का पेपर में लिखने का ना एक पैटर्न होता है। पहले हम लिखते हैं अबाउट द प्ले राइट, अबाउट द प्ले के हेडिंग बनाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको नहीं आता तो एक ही हेडिंग में दोनों के बारे में लिखें। बाकी मेरी सलाह ये है कि अबाउट द प्ले एंड अबाउट द प्ले राइट के अलग अलग हेडिंग बनाएं। थोड़ा सा प्ले राइट के बारे में डिटेल लिखें कि नाम क्या है, आपको नाम सही से आता तो लिखिए, गलत नहीं लिखना है, स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ की अगर आपको ईयर्स याद है तो आप सही से लिखिए, गलत है आपने गलत नहीं लिखना, गैस नहीं करना है। दूसरी बात थोड़ा बहुत प्ले राइट के बारे में लिख सकते हैं कि किस टाइप की उनकी स्पेशलिटी रही है और प्ले के बारे में आपको क्या पता है, क्या समरी है स्टार्टिंग से एंड तक, मेन थीम क्या है प्ले की, ये अबाउट द प्ले में आप लिख सकते हो। या फिर आपको बहुत कम आता है यानी जैसे प्ले राइट का नाम नहीं पता तो अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट एक ही हेडिंग बनाए और उसके बाद प्ले के बारे में लिखे क्या समरी है और प्ले राइट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जो भी आपको पता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में समरी स्टार्ट करने से लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ तक स्टोरी लेकर आए और एंड तक लेकर जाएं और लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन। बच्चों ये तो क्या क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट, अब समझे कि हमने क्वेश्चन कैसे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट है, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, इसका फर्स्ट ए पार्ट है कि कैसे हमारे जो एक्टर थे उन्होंने प्रूव किया उस उनके सहायक को कि ये जो टैलेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होता। देखिए बच्चों कोई भी इंसान है एक किसी भी फील्ड में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं तो उनके प्रति एक डेडिकेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई फौजी है अगर वो रिटायर भी आ जाए तो भी वंस
वंस अ फौजी इज़ ऑलवेज अ फौजी। एक बार अगर वो फौजी बन जाते तो ज़िंदगी भर के लिए उनमें वो डिसिप्लिन एंड ऑल वो बातें भर जाती है। अब किसी ने खेतों में ज़िंदगी अपनी हमेशा बिताई है तो खेतों के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि एक फैमिली मेम्बर से बढ़कर उनकी खेती, उनकी फसलें उनको लगती हैं। अगर किसी ने टीचिंग लाइन में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, तो उनको पता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आपने अगर अपनी लाइफ उसमें डेडिकेट कर दी है तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो इस प्रकार जो हमारे एक्टर थे उन्होंने भी तो ज़िंदगी को डेडिकेट किया था और कहते हैं कि ये कभी एडजस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्वैन सॉन्ग है इस आयरनी पर कमेंट करना है। तो पहले तो अबाउट द प्लेन प्लेराइट के बारे में लिखने के बाद हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब समझाएंगे। स्वैन क्या होता है? एक पक्षी है, वो म्यूट होता है यानी गूंगा होता है और यानी गाता नहीं है जैसे दूसरे पक्षी गाते हैं। अब जो लास्ट मोमेंट होते हैं उसकी ज़िंदगी के तब बहुत ही अच्छा और बेस्ट गीत वो गाता है, ऐसा माना जाता है। कोई साइंटिफिक प्रूफ की बात नहीं की जाती और वो बहुत ही बेस्ट सॉन्ग उसकी लाइफ का होता है। इसी प्रकार हमारे जो एक्टर हैं उनकी लाइफ का भी एक लास्ट स्टेज परफॉर्मेंस है, सोलो परफॉर्मेंस है, यानी अकेले ही स्टेज पर होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा प्ले और बहुत सारे एक्टर्स होंगे, नहीं, अकेले ही उन्होंने परफॉर्मेंस की थी और वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी और इसलिए इनको इस आयरनी से कंपेयर किया गया है। बाकी इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखना होगा हमने। अगला है कि जो डायलॉग में जो भाषा होती है वो एक्टर की परफॉर्मेंस को ही वो यानी एक्टर की परफॉर्मेंस उसके डायलॉग डिलीवरी पर ही डिपेंड करता है। ये बात दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो इसके बारे में अपने विचार बताओ, एक स्वैन सॉन्ग में इसके बारे में जो लिखा गया है उसके रिलेटेड इस बात को प्रूव करो। अब हमने अपनी तरफ के ओपिनियन थोड़े बहुत लिख सकते हैं लेकिन मेनली क्या करना है, स्वैन सॉन्ग में जो पूछा गया है अपने जो प्ले में इस बारे में क्या लिखा गया है वो हमने बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो अब एक स्टोरी होगी, स्टोरी को कोई भी कैसे भी एक्सप्लेन कर सकता है लेकिन जब किसी ने अपनी बात कही वो कहने का तरीका क्या है इसी बात से तो फर्क पड़ता है। ये जो डायलॉग डिलीवरी है यही तो मैटर करती है। एक प्ले में मेन इम्पोर्टेंट होता क्या है, डायलॉग्स ही तो होते हैं। अगर वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, उनकी बातों का कोई ज़्यादा सा अर्थ नहीं निकल रहा या फिर मीनिंगफुल बात कर भी ले लेकिन तरीका सही वो प्रभावी नहीं है। पहली बात, डायलॉग अच्छे लिखे होने चाहिए। दूसरी बात, दूसरी से भी पहली बात, इस पहली से भी पहली बात हम कह सकते हैं कि ऐसी ऐसे वो डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए कि सुनने वाले को उसके अगर डायलॉग 1 मिनट के लिए कम भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं लिखे लेकिन बोलने वाले पर इतना इतना डिपेंड करता है कि वो इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी करे कि ऑडियंस डायलॉग डिलीवरी की ही फैन हो जाती है। आप बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, कुछ एक्टिंग के उनके फ़ैन होते हैं, कुछ लुक्स के फ़ैन होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डायलॉग कैसे उनकी डिलीवरी होती है उसी बात के ये डिपेंड करता है किसी भी प्ले में। तो ये कह रहे हैं कि स्वैन सॉन्ग में इस बात के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, हमने पहले जनरल आइडिया इन जनरल हमने बात कर ली, उसके बाद द स्वैन सॉन्ग की समरी में हमने पढ़ा और ये जो हमारा एक्टर है वो बता रहे हैं कि मेरी एक्टिंग, मेरी डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी थी कि ये जो मेरी फेमस होने का एक रीज़न था उनमें से एक ये भी था। इस टाइप की बातें चल रही हैं। बात हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में रीटेक का कोई चांस नहीं होता, इसलिए किसी भी एक्टर पर बड़ा प्रेशर होता है कि वो बेस्ट एक्टिंग दे और अपना प्रभाव स्टेज पर छोड़े। अब बच्चों, ये जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, इसमें फर्स्ट ए पार्ट है, इसमें हमने 300 वर्ड्स में लिखना है, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके आगे हैं। इसके लिए आप 5 से 7 लाइन्स का हर एक प्ले का कंक्लूजन रेडी रखें कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए तो आप वही कंक्लूजन ऐसे टाइप क्वेश्चन में आप लिख दें। ये मेरी आपको सलाह है। अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमें थोड़ी बहुत टेक्निक लगानी पड़ती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट कैसे अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, टाइटल क्या है, द स्वैन सॉन्ग। अब पहली बात, इस टाइटल को डिटेल में बताना है, इसका मतलब क्या है, वर्डली मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरी बात, ओपनिंग कैसे होती है आपकी
प्ले की। दूसरी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है और हमारे एक्टर अपने साइड वाले उसको हेल्पर को क्या, प्रॉम्प्टर को क्या किस टाइप की बातें बताते हैं और फिर अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताते हैं, ये हमने समरी कर दिया। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है उस पे अपना स्टोरी लेकर आएंगे। द स्वैन सॉन्ग का वर्डली मीनिंग हम समझाएंगे कि स्वैन के बारे में क्या कहा जाता है, मैंने अभी भी आपको बताया है। और अब वो अपने लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा गीत गाता है और हमारे जो एक्टर हैं वो भी तो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को बेस्ट कर रहे हैं और किस प्रकार यंग एज में उनकी दुनिया फैन थी और कैसे अपर क्लास फीमेल उनको प्रपोज उन फीमेल ने उनको प्रपोज किया और उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी और इस प्रकार पूरी लाइफ उन्होंने एक्टिंग को डेडिकेट कर दिया। ये बातें हमने इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एलियनेशन है और जो मेंटल टॉर्मेंट है वो प्ले में क्या है। देखिए पहली बात आप एलियन समझे, एलियन क्या होता है। हम कहते हैं कि एक जादू वाली मूवी तो सबने देखी ही होगी, कोई मिल गया मूवी में जादू होता है। एलियन ऐसा समथिंग जो हमसे बिलोंग नहीं करता है। अगर हम 1947 से पहले के इंडिया की बात करें, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। आप पहले इसको समझे फिर देखिए आपने कितना सही लिखना है कि 1947 से पहले अंग्रेजों का यह राज था। अब जो अंग्रेज थे वो हमारे लिए एलियन पीपल थे, उनके लिए हम एलियन लैंड के पीपल थे, यानी विदेशी को हम एलियन मैन कह सकते हैं और विदेशी धरती को एलियन लैंड कह सकते हैं और विदेशी भाषा को एलियन लैंग्वेज कह सकते हैं। कुल मिलाकर एलियन का मतलब है जिसके साथ हम फैमिलियर नहीं होते, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग अस, दैट इज एलियन। एलियनेशन इज द सेंस ऑफ बीइंग एलियन हो गया। अब मेंटल टॉर्मेंट की बात की गई है, अब इनको आप एक्सप्लेन करके फिर समझाएं कि आपके प्ले में इनका क्या रोल है। हमारे जो एक्टर हैं वो उन्होंने अपनी लाइफ को एक्टिंग को डेडिकेट कर दिया और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने लाइफ में मिस की हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ का उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा दुख तो होगा ही कि अब वो खाली हाथ वो लाइफ में है। अब अ, उनको बहुत बुरा लग रहा है, उनकी मेंटल कंडीशन की थोड़ी थोड़ी हम जिक्र कर सकते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। अब लास्ट का क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टिंग जो है वो यूनिक फॉर्म है एक्सप्रेशन करने की। देखिए बच्चों, एक्सप्रेस करने की जब बात आती है ना, हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। व्यक्त कई तरीके से किया जाता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ऑनलाइन टीचिंग का एक पार्ट है, मैं अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ यूट्यूब के द्वारा, एक ऑडियो वीडियो के द्वारा, ठीक है। आप मूवी देखते हो, मूवी में भी तो एक स्टोरी होती है, वहाँ एक्टिंग होती है। अब कोई गीत गाते हैं, हमारे हरियाणवी गीत होते हैं ना देसी, और कोई गाना होता है, सॉन्ग होते हैं, वो भी तो किसी भावना को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो एक्टिंग है वो एक्टिंग एक यूनिक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि जो एक्टर है वो खुद ही माध्यम होता है अपनी कला का। अब कोई पेंटिंग है, पेंटिंग भी तो एक माध्यम है, एक मीडियम है अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का। तो एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्टिंग है वो अपने प्रकार का ही एक यूनिक मीडियम है, क्योंकि एक्टर खुद की भावनाएं, दूसरों की भावनाएं अपने द्वारा व्यक्त करता है। इस पे कमेंट करना है। ये थोड़ा आर्टिस्टिक सा क्वेश्चन है, इसको आंसर आपने रटना नहीं है, आपने समझना है और समझ के अपनी लैंग्वेज में बना कर लिखे, बड़ा आसान हो जाएगा। अब कितना मुश्किल काम है कि एक एक लाइन एक एक वर्ड को रटना, मुझे मेरी समझ से बाहर है, कैसे कर लेते हो। बेसिक अपना कॉन्सेप्ट है कि आप आ, उसकी थीम को समझें, क्या कहा गया है, उसके बेसिक आइडिया को समझें कि उसमें बात क्या है, जिक्र किस बात का है, और उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखें। तरीका तो होता बच्चों यही, रटना तो हम फार्मूला रट सकते हैं, ये पहाड़े रट सकते हैं, लेकिन कुछ बातें बच्चों अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, समझने की होती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इसमें कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पर, और एक तो होता है कि अपना पर्सनल ओपिनियन बताना है, लेकिन इन्होंने कहा है जो हमारे एक्टर हैं उनके कॉरस्पॉन्डेंस में, ये जो द स्वैन सॉन्ग में उन्होंने
उनको रिलेट करो अपने द स्वैन सॉन्ग प्ले में और इस बात को समझाओ। तो ठीक है, हमने समरी से स्टार्ट करते हैं ना, अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट के बारे में लिख के लास्ट में कंक्लूजन हमने तैयार कर रखा है। वेरी गुड। अब बीच में हमने स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। अब ओपनिंग लाइन ऐसे है, ओपनिंग सीन ऐसे है, फिर कहानी आगे ऐसे बढ़ती है, वो अपने यंग एज की बात करते हैं। अब जो हमारे एक्टर हैं 45 ईयर्स का जिनका एक्टिंग का कैरियर हो गया है, वो 65 ईयर्स के हो गए हैं, लगभग 23 की एज में, एक यंग एज में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्टार्ट की थी 22-23 की उम्र में, और पूरी उम्र उन्होंने एक्टिंग को डेडिकेट कर दी है। अब वो एक्टर, उनको बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि वो अपनी वो लास्ट सोलो परफॉर्मेंस उन्होंने की। और द स्वैन सॉन्ग का वर्डली मीनिंग भी थोड़ा समझा दो। अब अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि जो एक्टर है, वो एक्टर, उसकी एक्टिंग कई टाइप से हो सकती है। अगर मूवी की हम बात करें, आप ये बात लिख सकते हो बच्चों, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मूवी में क्या होता है, मूवी में रीटेक हो सकते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में कोई रीटेक नहीं होता, बड़ी मेहनत का काम होता है। और हमारे यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस जैसे रामायण, ये जो रामलीला होती है, या फिर कोई सॉन्ग पहले होया करती, इस प्रकार की विधाएं हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। और जो हमारे एक्टर हैं, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है, और वो खुद भी तो एक्टर हैं, और वो उन्होंने एक्टिंग के बारे में जो जो बातें आपने समरी में पढ़ी हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखे, रटना नहीं है। तो बच्चों, ये थे तो अपने क्वेश्चन आंसर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायलॉग राइटिंग क्या है। मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में इतना सारा नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम डायलॉग राइटिंग के बारे में समझेंगे, और ये एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक हम इसमें ख़त्म कर देंगे।